गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण के इस लेक्चर में हम समास और इसके भेद को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आप जान पाएंगे। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया देने की विधि ही समास कहलाती है। ठीक है, संक्षिप्त करना यानी छोटा करना। देखिए, संधि का लेक्चर अभी मैंने बनाया नहीं है। जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, दो अलग अलग शब्दों को जोड़ करके जब हम तीसरा शब्द बनाते हैं तो उसका अर्थ जरूरी नहीं कि उसी शब्द से मैच करे, वो अलग भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तीन चार शब्द या पद हों और उसको जोड़कर जब हम एक शब्द में लिख देते हैं, इसी को हम समास कहते हैं। ठीक, यानी समास शब्द का अर्थ है संक्षेप करना, यानी छोटा करना, अर्थात छोटा करके लिखना। जैसे देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, रसोई के लिए घर, है ना। तो रसोई के लिए घर के लिए चार शब्द का प्रयोग किया हमने, लेकिन उसी के स्थान पर अगर हम लिख दे रसोई घर तो अर्थ तो पूरा निकला, है ना। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अब आप ये सोचेंगे कि इतना करने की जरूरत क्या है, हम पूरा पूरा शब्द ना बोल लें। लेकिन जहाँ पे आपको शब्द सीमा दे दी जाती है कि आपको इतने में ही आपको पूरा लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है। अभी देखिए, अभी तो आप लोग छोटे हैं तो अभी तो बस शब्द पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको शब्द बहुत ज्यादा आ रहे होंगे लेकिन आपको कम शब्दों में लिखना होगा, है ना। तो इसलिए समास को पढ़ना और सीखना जरूरी है। अब देखिए, इसमें दो टर्म आते हैं, समस्त पद और समास विग्रह। ऐसे सुन के ये बहुत बड़े बड़े मतलब लगता है कि ये यमदूत हैं, है ना, काफी टफ लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप समझ लेंगे आपको आसान लगेगा। समस्त पद क्या है, समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए हमने लिया था पहले, रसोई के लिए घर, चार शब्द थे और उसको हमने जोड़ के जब रसोई घर लिखा, है ना, तो यही रसोई घर जो नया शब्द बना है इसको हम कहते हैं समस्त पद। ठीक, क्लियर हो गया होगा। और जब इसी रसोई घर को हम तोड़कर फिर कहें कि इसका विग्रह कर दो, ठीक है, विग्रह का अर्थ क्या होता है, तोड़ देना, अलग अलग करके लिखना। तो फिर से हम इसको क्या कर देंगे, रसोई के लिए घर चार शब्दों में तोड़ देंगे, इसको कह देंगे समास विग्रह। ठीक, तो परीक्षा में आपके जो प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, या तो समास बनाइए या फिर समास विग्रह कीजिए, यही होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के भेद जो है, पहला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, आपको मैंने अव्यय शब्द शब्द विचार में अव्यय शब्द पढ़ाया था, उसी से जोड़कर आप पढ़िए इसको। अव्यय यानी जिसका व्यय ना हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो। यहाँ पे अव्ययी भाव समास में भी ऐसे शब्दों को कहा जाता है अव्ययी भाव समास जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, लिंग, वचन, कारक किसी भी स्थिति में कोई बदलाव ना आए, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए क्या है यहाँ पे, आजन्म। ठीक, यानी जन्म भर, मैं आजन्म तुम्हारी सेवा करूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं पूरे जीवन तुम्हारी सेवा करूंगा। अब देखिए, आजन्म जो शब्द है इसको प्रेजेंट में लिखेंगे तो भी आजन्म ही लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे तो भी आजन्म लिखेंगे, और फ्यूचर में यदि लिखेंगे तो भी आजन्म ही लिखेंगे। सिंगुलर लिखेंगे तो भी आजन्म, प्लूरल लिखेंगे तो भी आजन्म, मतलब किसी भी स्थिति में इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, इसी को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, तत्पुरुष समास जो है होते हैं, इसके थोड़ा 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आसान होगा आपको समझने के लिए अगर आप कारक जानते होंगे। ठीक, कारक जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा आप लोग, मैं इस पे एक वीडियो लेक्चर बना दूंगी। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से याद किया होगा आप लोगों ने सब कुछ, है ना। तो इसमें कर्ता छोड़ करके और सारे के सारे कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, जैसे संप्रदान, और उसी को तत्पुरुष आगे जोड़ दिएगा, संप्रदान के लिए, है ना, करण से, है ना, कर्म को, कर्ता ने कर्म को याद किया होगा आपने, है ना।
तो से, ले, के लिए, को, है ना, द्वारा, ये शब्द जहां पे भी आए वो होता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक, समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य आपको बताया था। विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी तारीफ की जाती है, और विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, है ना, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान, तो सीता यहाँ पे विशेष्य हो गई और विशेषण क्या हो गया, वो चंद्रमा के समान। ठीक है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, यानी कि कंपैरिजन की बात की जाती है। उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ उदाहरण देखिए, पीतांबर। ठीक है, अब देखिए अंबर है, इसको अलग करके अगर लिखेंगे, ठीक, पीत अंबर, दो शब्द होंगे, है ना, पीतांबर यही होगा ना, पीत है जो अंबर। अब देखिए पीत मतलब क्या होता है, पीला रंग। ठीक है, और अंबर यहाँ पे विशेष, यहाँ पे अंबर मतलब आसमान नहीं बल्कि क्या है, वस्त्र को अंबर कहा गया है, पीतांबर, है ना। ये बेसिकली यूज होता है कृष्ण भगवान के वस्त्रों के लिए, क्योंकि वो पीले वस्त्र ही धारण करते थे, है ना। या विष्णु भगवान के लिए भी कहा जाता है पीतांबर धारी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा पद विशेष्य होता है और पहला पद विशेषण होता है। जहां भी ऐसा हो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा समास है, आपका कर्मधारय समास है। ठीक, द्वंद्व समास, देखिए इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए द्वंद्व मतलब क्या होता है, एक तरह से झगड़ा, एक साधारण भाषा में समझ लीजिए। झगड़ा किन लोगों में होता है, बराबर वाले लोगों में, है ना। यहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण में लिखा है माता पिता, माता जो है पिता से कम नहीं और पिता जो है माता से कम नहीं। आपके जीवन में इन दोनों का ही समान रूप से महत्व है। ठीक है, ऐसे द्वंद्व समास सबसे अच्छा, इसको पहचानने का तरीका क्या, ये जो बीच में देखिए माता और पिता के बीच में जो ये हाइफन लगा है, छोटा सा डैश लगा है, जिस भी शब्द के बीच में, है ना, दाल चावल, खाना पीना, हंसना रोना, जो भी शब्द हैं, ठीक है, इस तरह के उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, मुझे लग रहा है समास में सबसे आसान यही है। ठीक है, जिसको आप आसानी से, वैसे तो सारी आसान है, एक बार पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, तो आसान लगेगा, है ना। उसके बाद है द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास में देखिए पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक, इसमें भी दो पद, दो पद मतलब क्या होता है, दो शब्द। ठीक है, दो शब्द होते हैं, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, किसी ना किसी संख्या की, 4, 8, 9 इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए चौराहा, है ना, पंजाब, पंचरत्न, इस तरह के जैसे ही शब्द आ जाए, है ना, पंजाब में भी आप 5 आबों का शहर, है ना, और इसमें भी चौराहा यानी 4 राहों का समूह, तो पहला पद देखिए क्या है, संख्यावाची है। तो जहां भी संख्यावाची की बात आती है वहां कौन सा समास होगा, आपका द्विगु समास होगा। ठीक, फिर है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में क्या है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं। ठीक, दोनों ही गौण है, दोनों में से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उदाहरण में हमने लिखा है नीलकंठ, है ना, लेकिन नीलकंठ शब्द को लेकर के थोड़ी सी भ्रांतियां हैं, थोड़ा सा इसमें झगड़ा है कि ये कर्मधारय है या फिर क्या है, ये बहुव्रीहि है। तो आपके लिए देखिए नीलकंठ शब्द जो है कर्मधारय भी है। ठीक है, बेसिकली इसको कर्मधारय ही कहा जाएगा, बहुव्रीहि भी कहा जा सकता है। देखिए नीलकंठ में क्या है, नीलकंठ हम शिव को भी कहते हैं और नीलकंठ एक पक्षी भी होता है। ठीक है, तो अगर पक्षी के लिए कहेंगे नीलकंठ तो ये कर्मधारय समास होगा। क्यों, क्योंकि ये उसका कंठ जो है, गला जो है नीले रंग का होता है, इसलिए उसको, ठीक, कंठ क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और नीला क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया।
तो उसके लिए अगर प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर शिव के लिए करेंगे तो यही बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि देवताओं में इनके अलावा और कोई नीलकंठ नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में ही होते हैं। जो कौन सा है, यही नीलकंठ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको सारे ही समास अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए गृह कार्य में मैंने लिखा है समास पहचाने। यहाँ पे कुछ शब्द है, आप देखिए स्लाइड की स्टार्टिंग में जाएंगे आपको ये शब्द दिख जाएंगे, मैं बोल भी दे रही हूँ। ठीक है, आपको इसका समास पहचान के इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, पहला शब्द है देशभक्ति, दूसरा है प्रातःकालीन, तीसरा है नवरत्न और चौथा है चतुर्भुज। ठीक है, अब यहाँ पे चतुर्भुज में आप बहुव्रीहि और द्विगु में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, द्विगु में भी आपको बताया जाता है संख्यावाची और यहाँ भी संख्यावाची है, लेकिन चतुर्भुज किसी और को भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप दिमाग लगाइए और इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें।